Good evening to everybody. We will start today a very important topic. सुबह मैंने कंप्लीट कर दिया था स्वतंत्रता। क्या कंप्लीट किया था? स्वतंत्रता की अवधारणा। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात जो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जो दोनों साथ साथ चलती हैं। तो क्या है? समानता। समानता का सिद्धांत। इन दोनों में से आपको जोड़ के भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट भी आ सकता है। स्वतंत्रता और समानता में से एक प्रश्न आपको 10 नंबर का जरूर आएगा। समानता लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। यदि हम लोकतंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो समानता उसका मुख्य स्तंभ है, क्योंकि यदि समानता ही नहीं होगी तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? समानता के सिद्धांत को, इसकी उत्पत्ति को लेकर बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपने विचार अभिव्यक्त किए। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें समानता की संपूर्ण विश्व में तब पड़ी जब बहुत से लोगों को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये मैं केवल भारत की बात नहीं कर रही हूं, समूचे विश्व में जब बहुत से वर्गों को बहुत विशेषाधिकार प्राप्त थे तो उस समय समानता का विचार विद्वानों के मन में आया। अनेकों कारण थे जिनकी वजह से समानता के सिद्धांत का उद्भव हुआ, किंतु ये कहा जाता है कि आधुनिक काल में समानता के सिद्धांत के प्रतिपादन में फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आधुनिक समय में फ्रांस की क्रांति का समानता के उद्भव में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 1789 1789 तो ये कहा जाता है कि इस क्रांति का समानता के सिद्धांत के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो उस समय उन्होंने अपने अधिकार पत्र में कहा था कि मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र में मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि मनुष्य सब स्वतंत्र पैदा होते हैं, समान पैदा होते हैं, किंतु बाद में उनकी समानता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अमेरिका में भी समानता के सिद्धांत पर बहुत बल दिया गया। चाहे वो मानव सभ्यता का कोई सा भी काल रहा हो, कोई सा भी समय रहा हो, समानता के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहा। हम देखते हैं कि भारत में हम अमेरिका की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, लेकिन भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी अब तो लगभग समाप्त प्राय हो गई है।
लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वो, मुझे तो लगता है कि वो मानवीयता पे कुठाराघात था। वो मानवीयता के प्रति हमारा बहुत बड़ा अपराध था वर्ण व्यवस्था, कि कुछ लोग ब्राह्मण होंगे। अब किसी बच्चे का जन्म शूद्र वर्ण में हो गया तो उसका क्या कसूर है? उसको अपना सारा जीवन वो अभिशप्त जीवन जीना पड़ता था। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था वो भी समानता के, हमारी जो प्राकृतिक अधिकार है समानता के, उसके क्या है, विपरीत है। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो समानता की अवधारणा का व्याख्या करना बहुत कठिन है। भाई समानता, हम किसको माने समानता की? सब बराबर हो जाए, सबकी आर्थिक स्थिति एक समान हो जाए, सबका भौतिक स्तर बिल्कुल बराबर हो जाए, तो पूर्ण समानता तो संभव नहीं है। तो लास्की ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समानता की तुलना में कोई दूसरा विचार इतना अधिक कठिन नहीं है। लास्की क्या कहते हैं कि पूरे राजनीति विज्ञान में समानता की तुलना में कोई भी विचार इतना कठिन नहीं है जितना कठिन क्या है, समानता। क्योंकि मतलब अपन कौन सी स्थिति को समान मानेंगे, कौन सी स्थिति को अपन समान मानेंगे? तो स्टीफन का कहना है कि समानता इतना व्यापक व अनिश्चित अर्थ वाला शब्द है कि वह स्वयं अर्थहीन बन गया। स्टीफन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये इतना व्यापक और अनिश्चित अर्थों वाला शब्द है समानता, ये स्वयं लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि समानता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग समानता का अर्थ लगाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य समान पैदा होते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। मनुष्य कैसे पैदा होते हैं? समान पैदा होते हैं, उनमें शारीरिक और बौद्धिक समानता रहती है। समाज और राज्य की ओर से उनके बीच में समानता स्थापित की जानी चाहिए। मनुष्य होते तो हैं समान पैदा, प्रकृति ने सबको समान बनाया, लेकिन बाद में असमानता इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम समानता के कॉन्सेप्ट को ही समझ नहीं पाते कि समानता किसको कहा जाए। क्योंकि यह भी संभव नहीं है कि सभी लोग एक ही रोजगार करें, यह भी संभव नहीं है कि सबकी आमदनी बराबर हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सुबह भी कहा था कि यहां फर्क है, बुद्धि में फर्क है। एक बच्चा बहुत पहले अटेम्प्ट में पीएमटी में निकल जाता है। गांव के बच्चे बहुत निकलते हैं इन कंपटीशन में, आप इनका ध्यान रखना इस बात का। शहरों के बच्चे नहीं निकलते ज्यादा, क्योंकि उनके काम बहुत है वो। तो अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा निकलते हैं कंपटीशंस में। तो एक बच्चा एक अटेम्प्ट में निकल गया, एक बच्चा 5 अटेम्प्ट देता है तो भी नहीं निकलता, है ना, और उसके बाद सिंपल कोई न कोई और डिग्री करता है। तो कोई फर्क तो है भाई, या तो यह है कि कुशाग्रता का अंतर है, या ये अंतर है कि हम उसको क्या कहें, कंसंट्रेशन का अंतर है। कंसंट्रेशन का अंतर है, और कंसंट्रेशन भी किसकी देन है? प्रकृति की देन है। कुछ लोगों को कंसंट्रेट करना बहुत आसान होता है, कुछ लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब ये मान लो कि उनकी प्रकृति में ही नहीं है वो चीज, तो इसलिए क्या हो कि
इसको प्राप्त किया जा सके। मैं आपको सबको ही समान पढ़ा रही हूं, ये तो है नहीं कि मैं करीना को ज्यादा पढ़ा रही हूं या संगीता को कम पढ़ा रही हूं या रूबीना को ज्यादा पढ़ा रही हूं, है ना। मैं सबको बराबर पढ़ा रही हूं, लेकिन आप देखना इससे हटके परीक्षा में क्या आएगा। कॉन्सेप्ट तो यही है, इससे हटके कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आपका जब सेमेस्टर हो जाएगा तो मैं आपसे सबके नंबर पूछूंगी, है ना। किसी के कितने होंगे, किसी के कितने होंगे, किसी के कितने होंगे। क्यों? कोई तो बहुत ध्यान से सुनता है, कोई यही देखता रहता है कि किसी ने क्या कमेंट किया। यहां फर्क है। पहले बीच में क्या हो गया था, बच्चे आपस में ये पूछते थे तू कल कॉलेज क्यों नहीं आई, तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई। तो इसका मतलब वो हमें तो सुन ही नहीं रही, वो कमेंट बॉक्स में ये देख रही है कि कौन है और कौन नहीं है। आज जो कॉलेज नहीं आई थी तो उससे यही पूछना है कि तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई थी। तो हमने आपको कहा था कि ये कमेंट करना बंद करो। तो इसलिए शिक्षक एक क्लास में सबको समान पढ़ाता है, लेकिन सब बच्चों की जो ग्रहण करने की शक्ति है वो समान नहीं होती। तो इसीलिए प्रोफेसर अप्पा दोराय उन्होंने कहा कि ये कहना कि सब मनुष्य समान है, ये ऐसे ही गलत है कि जैसे ये कहना कि जमीन चपटी है। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा कि ये कहना वैसे ही गलत है कि सब समान है, जैसे कि ये कहना कि जमीन चपटी है। जमीन चपटी तो नहीं होती, कहीं पहाड़ हैं, कहीं थार है, कहीं टीले हैं, कहीं समतल है। तो इसलिए ये संभव नहीं है। तो फिर समानता का अर्थ क्या है? हम कौन सी स्थिति को कहें कि अब हमने समानता को प्राप्त कर लिया। तो जैसे अपन ने जब स्वतंत्रता को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, है ना, सकारात्मक और नकारात्मक। तो उसी प्रकार से समानता के भी दो प्रकार हैं, नकारात्मक समानता और सकारात्मक समानता। तो नकारात्मक समानता का अर्थ होता है कि विशेषाधिकारों का अंत। पहली बात तो क्या है, जिस समाज में कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं तो वहां समानता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि आप जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, धर्म के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, रंग के आधार पे यदि विशेषाधिकार दोगे तो वहां समानता नहीं आ सकती। तो नकारात्मक समानता की पहली कंडीशन है कि समाज में किसी को भी धर्म, जाति, रंग, रूप, लिंग, क्षेत्र इत्यादि के आधार पे कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर है, राज्य को चाहिए कि वो बिना किसी भेदभाव के नागरिकों की उन्नति के लिए विकास के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध
करवाए। विकास के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध करवाना, ये किसका काम है? राज्य का काम है। बहुत सी चीजें हैं देखो समानता में, अब क्या करें, बहुत सी चीजें हैं जो इसकी क्या है, विरोधाभासी है, जो इसकी क्या है, विरोधाभासी है। लेकिन फिर भी हाँ, ये जो चीजें हैं कि केवल जन्म के आधार पे किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए, वो गलत है। या जाति के आधार पे किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए, वो गलत है। वो एक शोषण की तरफ वो एक मार्ग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, प्रकृति ने मनुष्यों को समान नहीं बनाया, प्रकृति ने मनुष्यों को समान नहीं बनाया। अप्राकृतिक कारणों से और पैतृक परिस्थितियों से और राज्य द्वारा किए गए भेदभाव के कारण परिणाम स्वरूप ये असमानता उत्पन्न हुई। असमानता किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। ठीक है, प्रकृति ने तो किया ही किया, वो तो एक मार थी। भाई कोई बहुत धनाढ्य परिवार में पैदा हो गया तो निश्चित रूप से उसका जीवन बच्चे का बहुत अच्छा होगा। He or she will get a very good education. एक बच्चे ने बहुत झुग्गी झोपड़ी वाले परिवार में जन्म ले लिया, उसका क्या कसूर है? अब है, प्रकृति ने ये अपराध तो किया ही है, लेकिन बाद में तो हम ठीक करते, बाद में तो हम इस असमानता को खत्म करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भेद 19-20 का भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये भेद तो पूरा 90 और 10 से 80 और 20 का है भेद, तो इसको बराबर लाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये है कि सभी लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सबकी पूरी होनी चाहिए। तो हम इस डिग्री पे भी यदि हम पहुंच जाते हैं तो हम ये मानेंगे कि वो समानता है। छुआछूत का अंत, ये हमारी सरकारें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया था, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत नहीं होता भारत में, क्योंकि ये हमारे दिमाग में है, लेकिन अब कानून इतना कठोर है कि आप कर नहीं सकते। तो जैसे तैसे करके हमारे समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तो उन लोगों ने, राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के रूप में बहुत काम किया, तो उनकी वजह से ये जो हमारी कुप्रथाएं थी वो समाप्त हुई। अब हम ये देखते हैं, अगर नकारात्मक स्वतंत्रता तो क्या मतलब है कि विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को इसलिए कि वो फलाने परिवार में बिलोंग करता है तो उसको इतने विशेषाधिकार दिए जाएं, ये अंत, इसका अंत किया जाना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पे किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं सकारात्मक समानता। तो प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। ये तो आप भी मानोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। राज्य के द्वारा कोई भी ऐसी बाधा नहीं डालनी चाहिए, राज्य कोई ऐसी बाधा नहीं डाले जिससे कि किसी भी व्यक्ति को विकास के
उचित और पर्याप्त अवसर ना मिले, राज्य के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि वो अपनी योग्यता और प्रतिभा का अधिक विकास कर सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, नौकरी पे जाना पड़ता है। 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ के नौकरी पे जाना पड़ता है। तो ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई योग्यता है, प्रतिभा है, तो उसको उसके विकास के अवसर मिलने चाहिए। तो लास्की ने अपने सकारात्मक समानता को व्यवहारिक रूप में स्पष्ट करते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति को नागरिक होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं, वो अधिकार समान मात्रा में होने चाहिए। एक व्यक्ति, लास्की कहते हैं कि एक व्यक्ति एक देश का नागरिक है और एक नागरिक होने के नाते उसको जो अधिकार प्राप्त हैं वो उसको प्राप्त होने, सभी को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। लास्की की दृष्टि में समानता सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामूहिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समुचित अवसर प्राप्त हो और वो अपने गुणों को, उनको समुचित विकास कर सके। तो लास्की का जो समानता का दृष्टिकोण है, तो यहाँ ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताओं की मांगों को पूरा किया जाए। भी समानता देखो बहुत साफ बात है, हम ये कहें कि सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल समान हो जाएंगे हर स्थिति से, वो संभव नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मैं आपको बहुत आपका व्यवहारिक उदाहरण देके बता रही हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यदि 6 घंटे की नौकरी करी आए, 10 से 4, 11, 12, 1, 2, 3, 4, हाँ, 6 घंटे की नौकरी करे आए, उसके बाद वो इतनी थकान शो करते हैं कि हाथ भी नहीं हिल सकता। एक व्यक्ति, आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो इतना ही टाइम है, 6-7 घंटे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बच्चे 9 बजे बैठते हैं कंप्यूटर पे और रात को 9 बजे उठाते हैं। 10 से 12 घंटे की जॉब होती है उनकी। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, जिसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, क्योंकि घर में ठीक है रोटी की व्यवस्था थी, रोटी मिल रही थी, कोई रोकने वाला था नहीं, टोकने वाला था नहीं, तो यही कहते थे ठीक है बस चल रहा है, काम किया ही नहीं, तो फिर कैसे समानता आएगी? हमारे देश में तो ये चीज बहुत ज्यादा है। मैं जब तारानगर आई थी तो मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठे, जो थोड़े बुजुर्ग वर्ग हैं, बुजुर्ग वर्ग भी क्या मतलब अबाउट 50, है ना, उठे, नहा धो के तैयार होके जाके एक दुकान पे बैठ गए, वहां खूब चर्चा कर ली, इधर की उधर की, फलाने की ढिमकाने की, चुनाव की, वापस घर आ गए, फिर खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर शाम को उठे, फिर चाय वाय पी, फिर वापस तैयार होके दूसरी दुकान पे बैठ गए, फिर वहां पे भी मित्र मंडली आ गई, खूब उनसे गप्पे वप्पे लड़ा लड़ू के और रात को घर आ गए, घर आके खाना खाया और आराम से रिजाई तान के सो गए। हैं बहुत लोग हैं ऐसे अपने
ग्रामीण परिवेश में तो बहुत है। मतलब ऐसे लोग हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हुआ है, उनको बच्चे कुछ कह नहीं सकते कि भाई आप थोड़ा बहुत कुछ तो काम कर लो जो आप कर सकते हो। मैंने देखा है लोगों की जिंदगी गुजर जाती है उनकी, क्योंकि उनकी कोई जिसको कहना चाहिए विकास का कोई उनका एटीट्यूड ही नहीं है। वो जिस जिंदगी को उन्होंने सन 2000 में शुरू किया था, जिस लाइफ स्टाइल को, जिस लाइफ स्टाइल को उन्होंने सन 2000 में शुरू किया था, उसी लाइफ स्टाइल को वो 2024 तक उसी को कैरी कर रहे हैं। वही मकान है ना, कोई चेंज नहीं, वही मकान, वही फर्नीचर, वही खान पान, वही बच्चों की एजुकेशन। कोई उनके, क्योंकि उनके मानस में असंतोष ही नहीं है कि हमें विकास करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। देयर इज लॉट ऑफ इन द लाइफ टू डू, बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए और हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन वो ये कहते नहीं जो चल रहा है वो सब ठीक है, तारानगर छोड़ना ही नहीं है, तारानगर छोड़ना ही नहीं है। तो तारानगर में जो मिल जाए वो कर लेंगे, बस बात खत्म। तो इसलिए फिर कैसे आ सकती है समानता? समानता तब आ सकती है जब सब समान रूप से कार्य करने की हिम्मत रखते हो। नंबर 2, राज्य सबको बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। नंबर 3, राज्य असमानता के जहां पर भी तत्व हैं उनको समाप्त करे। नंबर 4, राज्य आर्थिक विषमता को कम से कम करे। नंबर 5, राज्य शोषण को कम से कम करे। नंबर 6, उद्योगों में जो केवल उद्योगपतियों का अधिपत्य होता है, राज्य उसे समाप्त करे, उसमें श्रमिकों का भी शेयर होना चाहिए। क्योंकि जो लाभ होता है वो तो केवल उद्योगपति का होता है, काम कौन करता है? श्रमिक। तो थोड़ा बहुत शेयर उनका भी होना चाहिए कि जो लाभ होता है उसमें से उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं जो समानता को लाने के लिए हमें जिनमें परिवर्तन करना होगा। तो लास्की ने कहा कि समानता का मतलब एक सा व्यवहार करना नहीं है, इसका तो आग्रह इस बात के लिए है कि मनुष्य को सुख का समान का हक होना चाहिए और उसके इस हक में किसी प्रकार का अंतर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि लास्की ने क्या कहा कि मनुष्य को सुखी जीवन का अधिकार होना चाहिए। मनुष्य को क्या होना चाहिए? सुखी जीवन का अधिकार होना चाहिए। भाई अब ये बड़ा विचारणीय है, ये जो लाइन है ये ही बहुत विचारणीय है कि आप, क्योंकि मेरी सुखी जीवन की जो अवधारणा है वो अलग होगी, मेरे ही साथ के जो और टीचर्स हैं उनकी सुखी जीवन की अवधारणा अलग है। तो सुखी जीवन को कैसे परिभाषित किया जाए? कुछ लोग खाओ पियो मौज करो को सुख मानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहोगे तो मन में हमेशा सुख की अनुभूति होती है। तो सुख को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से ये हम इतना ही कह सकते हैं कि विशेषाधिकारों की समाप्ति हो और सभी लोगों को समान रूप से विकास के अवसर उपलब्ध
कराए जाए और कोई भी ऐसा कार्य समाज में भी ऐसी कोई गतिविधि भी ना हो जिससे असमानता बढ़े, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जब भारत की बात करते हैं तो चूंकि हमारे देश में आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है। जब अंग्रेजों ने भारत को लूटा तो उसके बाद भारत ने बहुत आर्थिक विषमता को झेला। पहले भी कोई आर्थिक रूप से हम सब बराबर तो नहीं थे, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था थी, तो वो तो अपने आप में मैं कहती हूँ मानवीयता पे एक अभिशाप था। तो अब कम से कम वो तो समाप्त हुई। तो इसलिए कहा जाता है कि समानता को हम इतना ही परिभाषित कर सकते हैं कि सभी लोग एक मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की जो होती हैं, पहली बात तो ये, उनकी पूर्ति सभी लोगों की राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं, 2 टाइम खाना मिलना चाहिए, अच्छा खाना, पौष्टिक। अब अच्छा से आप कहिए समझ लो रोज काजू की कतली मिलनी चाहिए, वो पौष्टिक नहीं है। और रहने को, ये जो अभी जो 2 दिन से ठंड पड़ रही है ना, आप तो अपने घरों में बैठे हो, रजाई में बैठे हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वहां तारानगर का तो मुझे नहीं पता, जयपुर में बहुत ऐसे इलाके जहां लोग मतलब टीन पे बोरियां डाल ली, गत्ते डाल लिए, उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं, वो भी वहीं रहते हैं, 11, 12, 1, 2 बजे तक तो वो लकड़ियां ही जला के हाथ सेकते रहते हैं। कैसे निकलती है रात ये, इतनी ठंड की रात कैसे निकलती है उन लोगों की। तो मोदी जी का अभी एक जो नारा है कि सभी को आवास, और शायद मुझे लगता है कि वो उपलब्ध करवाएंगे भी। सामान्य सा घर हो, घर तो होना चाहिए भाई पक्का। तो इसलिए सबको भोजन मिलना चाहिए, सबके पास वस्त्र होने चाहिए, तन को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए जो साधन उपलब्ध करवाए जाएं वो भी सभी के पास होने चाहिए। और मनुष्य इस अभाव के जीवन से जो त्रस्त होकर मरता है वो नहीं होना चाहिए। इतना हो कि हम सारे दिन भर हमें ये चिंता नहीं हो कि कल की रोटी कहां से आएगी। इतना तो करो, इतना भी हो जाएगा तो हम तो ये मानेंगे कि समानता आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समानता का अर्थ समझ में आया होगा कि असमानता कम से कम हो और विशेषाधिकारों का अभाव हो, और जो विशेषाधिकार नहीं होंगे तो धीरे धीरे करके समाज में समानता आएगी। अब हम देखते हैं समानता के प्रकार। आप लोगों से एक बात कहनी थी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप जिन लोगों को जोड़ना चाहते हो या आप जुड़ना चाहते हो स्थायी रूप से, तो मैंने आज ग्रुप में एक मैसेज डाला था, उसको आप देख लेना। हाँ समानता के प्रकार, जैसे हमने देखा था जैसे स्वतंत्रता के प्रकार थे,
प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो उसी प्रकार से समानता के भी प्रकार हैं। तो सबसे पहले है आपका समानता के प्रकार में नागरिक समानता। नागरिक समानता, तो नागरिक समानता से हमारा तात्पर्य है कि सभी को नागरिक होने के नाते जो अधिकार उपलब्ध होने चाहिए वो बिना किसी भेदभाव के सबको मिलने चाहिए। नागरिक समानता की अवस्था में व्यक्ति के मूल अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। किसी को भी नागरिक समानता, सिविल राइट्स जो हमारे हैं वो सबको रंग, क्षेत्र, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मैं फिर हमेशा आपसे बात करती हूँ तो मैं एक दिन आपको पूरा पढ़ा ही दूंगी। भारतीय संविधान, तो हमारे भारत के संविधान में समानता का अधिकार हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। ये दिस इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसके द्वारा दिया गया है? संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति इसका हनन करता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, और जब होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो इस प्रकार से नागरिक समानता में कानूनी समानता भी सम्मिलित है। सब लोग कानून के समक्ष समान हैं और सब लोगों के द्वारा, राज्य के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है वो उन स्वतंत्रताओं का उपभोग करने के लिए सभी नागरिक उनका अधिकार से प्रयोग कर सकते हैं। जो हमें स्वतंत्रता दी जाती है राज्य के द्वारा, तो जो भी हमारे अधिकार हैं, कानूनी अधिकार है, कानून के समक्ष समानता सबसे बड़ी समानता है। कानून व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा और कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे एक चपड़ासी हो। ये सुबह मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था। ये सिद्धांत किसका है? डायसी का। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, राष्ट्रपति का शासन नहीं है, प्रधानमंत्री का शासन नहीं है। शासन किसका है? कानून का। कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए जो आपकी नागरिक समानता है उसका तात्पर्य यही है कि सभी लोगों को समान रूप से सारे अधिकार मिलने चाहिए और कानून सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान करे। उसके बाद आपका आ जाता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि देश के समस्त नागरिकों को जो भी राजनीतिक अधिकार हैं जो उस देश में दिए गए हैं वो समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। ध्यान से सुनना, प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वोट देने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। किसी भी सरकारी पद के लिए और राजनीतिक पद के लिए प्रत्याशी होने का अधिकार भी
सबको समान रूप से होना चाहिए। तो ये सब ऐसे अधिकार हैं जिनमें जाति धर्म के आधार पे किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। तो प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि आर्थिक समानता के वातावरण में ही वैधानिक और राजनीतिक समानता के आदर्शों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। आर्थिक समानता के वातावरण में किसको कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है? वैधानिक और राजनीतिक समानता को कार्य रूप में परिणित किया जाता है। भाई अब आप देखो संविधान में लिखा है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सुबह ही मैंने आपको बताया था, बेचारा मजदूर वर्ग तो वोट डालने भी नहीं जाता, क्योंकि वोट डालने जाएगा तो उसकी उस दिन की दिहाड़ी खत्म होती है, तो उसको अपना उस दिन की दिहाड़ी चाहिए। चुनाव लड़ लो, कैसे लड़ लो, करोड़ों रुपया चाहिए, पानी की तरह पैसा बहता है चुनाव में, कोई अंदाज नहीं है पैसे का। आपने भी देखा आपके तारानगर में दो प्रत्याशी थे, बुडानिया जी थे, राजेंद्र राठौड़ जी थे। कितना चुनाव प्रचार होता है, कितनी गाड़ियां लगी हुई होती हैं, कितना खर्चा होता होगा। तो सब लोगों के बस में ये सब नहीं है। ये उन्हीं के बस में जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास फिर चुनाव लड़के इतने संसाधन इकट्ठे हो जाते हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। या पार्टी दे, पार्टी फंड। पार्टी तो पहले हम 20 साल 10 साल पार्टी के लिए खूब काम करें, तब पार्टी फंड से चुनाव लड़ा जाता है। तो इसलिए एक सामान्य नागरिक के लिए भी चुनाव लड़ना इतना संभव और इतना आसान नहीं है। उसके बाद आ जाती है आपकी प्राकृतिक समानता। तो प्राकृतिक समानता से हमारा मतलब है, प्रकृति ने तो मनुष्य को समान बनाया है। जन्म के समय सब समान होते हैं और उनमें बराबर शारीरिक शक्ति और बुद्धि होती है। जो अंतर दृष्टिगोचर होता है उसका कारण सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता है। इसके बाद आर्थिक समानता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। देखो A B C D E F, ए की सैलरी है 10,000, बी की सैलरी है 1,00,000, सी की सैलरी है 5,000, ई की सैलरी है 'डी की सैलरी है 'एफ की सैलरी है। अब हम ये देखते हैं कि ए जो काम करता है वो करता है 8 to 8, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। बी जो काम करता है वो डायरेक्टर है किसी कंपनी का, ये मजदूरी करता है। ये
टीचर है कहाँ है? प्राइवेट स्कूल। ये किसी ऑफिस में काम करता है, ये किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है भाई। काम अलग अलग है, तनख्वाह समान कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में कितनी भी आप राजनीतिक स्वतंत्रता दे दो, राजनीतिक समानता दे दो, सब व्यर्थ है। ये शायद अभी मैंने आपको एक लाइन बोली हुई थी, लास्की की थी शायद, कि आर्थिक समानता के अभाव में सारी समानताएं, कानूनी समानता, वैधानिक समानता, नागरिक समानता, सब व्यर्थ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक समानता को प्राप्त कैसे किया जाए। तो देखो, पूर्ण आर्थिक समानता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम साफ लिखते हैं यहाँ पे, पूर्ण आर्थिक समानता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? नंबर 1, सबकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो। मूलभूत में क्या आ जाता है? मूलभूत में क्या आ गया? भोजन, वस्त्र, मकान और बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन। तो इस बात को हम ये कहेंगे कि देखो, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा। जो अपनी योग्यता से जो जो काम कर रहा है, तो उसको उसके अनुसार बेगार मिलेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति 8 से 8 काम कर रहा है और उसको हम कहें कि तुमको इतनी सैलरी मिलेगी, तो वो ये कहेगा मैं अपने घर पे काम करूंगा ना, मैं 8 से 8 बैठता हूं तो मैं अपने घर पे काम करूंगा, कहीं और कर लूंगा। तो ये समानता तो संभव नहीं है। तो आर्थिक समानता के संबंध में सभी विद्वानों का एक ही मत है कि आर्थिक विषमता को कम किया जाए। वो संभव है, उसको हम करने का प्रयास सभी सरकारों के द्वारा किया जाता है। और चूंकि एक ऐसे स्टूडेंट ने ये प्रश्न पूछा है, अनुसुईया ने ये प्रश्न पूछा है, तो शी इज वेरी रेगुलर स्टूडेंट, आई विल अप्रिशिएट इट। और चूंकि फिर जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनके प्रश्न का जवाब देना मेरा उत्तरदायित्व है। तो आर्थिक समानता के लिए अब अपन यहां से बात करते हैं। पहले तो ये कि आर्थिक समानता को कैसे प्राप्त करें। तो पहले तो ये है कि आर्थिक विषमता को कम करें। आर्थिक विषमता को कम किया जाए, आर्थिक विषमता कम हो। ये नहीं हो, मैंने आपको सुबह बताया था कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो विलासिता का जीवन जी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोटी नहीं मिली। अब सुबह की खा ली तो शाम को मिले ना मिले कोई पक्का नहीं है। इतना अंतर नहीं होना चाहिए। फिर हम ये कह सकते हैं पूंजीवाद नहीं, क्योंकि जहां पूंजीवाद होगा वहां क्या होता है? शोषण। और जहां पूंजीवाद होगा तो वहां वर्ग होंगे। तो हमें आर्थिक समानता लानी है तो हमें वर्ग समाप्त करना होगा। मैंने आपको बताया था, कार्ल मार्क्स ने बताया कि 2 वर्ग, धनी और निर्धन।
कार्ल मार्क्स ने बताए थे दो वर्ग, धनी और निर्धन। तो हमें वर्ग व्यवस्था को समाप्त करना होगा और हमें क्या लाना है, समाजवाद। ऊपर लिख दूं, और हमें सभी को विकास के पर्याप्त अवसर देने, तो आर्थिक समानता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्थिक समानता ये नहीं है कि सबकी तनख्वाह बराबर हो जाएगी, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया। किसी को बहुत ज्यादा बुद्धि दी है, किसी को बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं ना कि दिमाग चलता ही नहीं, तो फिर कैसे आ जाएगी समानता? तो कैसे आ जाएगी? तो इसलिए आर्थिक समानता का मतलब है कि ये जो भिन्नता है इसको क्या किया जाए, कम किया जाए। थोड़ा तो गैप कम किया ही जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि यदि हम आर्थिक समानता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें वही बात आ जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की, जो देश में निवास करता है, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाए। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाए। और 6, 7, 8 कानून का सभी को समान संरक्षण हो। विकास में भी कानून सबके लिए समानता का सिद्धांत का प्रयोग करे। और यदि हम तो ये मानते हैं कि सभी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, सभी को दोनों टाइम का भोजन मिलता है, भोजन की चिंता नहीं है, पूरा जीवन। आजकल वो चला हुआ आपकी इंदिरा रसोई, तो मैंने देखा अच्छे अच्छे लोग वहां खाना खाते रहते हैं। कुछ लोगों ने तो ये बहुत अच्छा हो गया उनके, क्योंकि जिनको केवल दुकान पे बैठ के गप्पे मारने थे, तो अभी अच्छा हो गया कि खाना भी मिल जाता है। सरकारें इतने प्रेशर में रहती हैं कि जीतने के लिए अधिकतम चीजें मुफ्त में प्रदान करती हैं। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में जब अपने कांग्रेस की सरकार थी, मुफ्त में मोबाइल बांट दिए। बच्चों को मोबाइल की इतनी आवश्यकता नहीं थी, सबको दे दिए। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। घरेलू महिलाएं राशन फ्री, बिजली फ्री, मतलब लास्ट में तो ये था कि एवरीथिंग वाज फ्री, एवरीथिंग वाज फ्री। तो जहां पर मुफ्त में चीजें दी जाती हैं, वहां नागरिकों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। आपने क्योंकि बिकॉज आई एम ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देन आई विल गिव द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा बिजली मुफ्त की गई। दिल्ली की हालत बहुत खस्ता है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। भाई मुफ्त की आदत क्यों डालते हो आप? एक आदमी जिसकी तनख्वाह माना कि उसकी तनख्वाह 50,000 है, माना वो टैक्स देता है ना, और एक व्यक्ति है जिसने जिंदगी में कभी टैक्स नहीं दिया, आप उससे टैक्स वसूलते हो और सारा मुफ्त में बांटते हो फिर लोगों को। और किनको बांट रहे हो? जिन्होंने जीवन में कभी काम भी नहीं किया। मैं ये कहती हूं कि मुफ्त में देना लोगों को निकम्मा बनाना है। आपको यदि किसी पीढ़ी को खराब करना है तो आप उनको मुफ्त में सामान बांटना काम कर दो, तो उनका न तो दिमाग काम करेगा और न उनके शरीर की क्षमता रहेगी काम करने की।
तो इसलिए आर्थिक समानता, तो मूलभूत आवश्यकताएं सबकी पूरी की जाए, आर्थिक विषमता कम से कम की जाए, पूंजीवाद को समाप्त किया जाए, शोषण को समाप्त किया जाए, तो आर्थिक समानता आ सकती है। वर्ग व्यवस्था को समाप्त किया जाए, जो ये धनी और निर्धन का अंतर है इसको कम से कम किया जाए, समाजवाद को लाने की कोशिश की जाए, सभी को विकास के पर्याप्त अवसर मिले, कानून का समान संरक्षण हो सभी को, और विकास की समानता हो, तो हम एक आर्थिक समानता को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। अनसुईया बेटा समझ आ गया? हाँ बेटा समझ आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे, थैंक यू, हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्राकृतिक समानता, तो प्राकृतिक समानता से हमारा मतलब है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या बनाया है? समान बनाया है। जन्म के समय सब क्या होते हैं? समान होते हैं। सबकी शारीरिक बनावट समान है, लेकिन जो अंतर दृष्टिगोचर होता है वो अंतर हमें कब देखने को मिलता है? जब व्यक्ति समाज में आ जाता है तो अंतर समाज करता है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये बनिया है, ये जैन है, कौन करता है? समाज करता है। और वहीं से हमारा जो समानता है वो समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि समाज में दिखने वाली विषमताएं मनुष्यकृत हैं। समाज में जो हमें विषमताएं दिखाई देती हैं ये क्या है? मनुष्यकृत हैं। फिर भी प्राकृतिक समानता का सिद्धांत अस्वीकार्य है, क्योंकि ये सिद्ध करना बहुत कठिन है कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। प्राकृतिक समानता के विचार को हम और अधिक समझें तो व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत अंतर होता है। व्यक्ति व्यक्तित्व के सोच में बहुत अंतर होता है, और जैसा सोच होता है वैसी हमारी कार्य क्षमता बन जाती है। जैसा सोच होता है वैसी ही हमारी जीवन पद्धति बन जाती है। जैसा सोच होता है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसलिए व्यक्तित्व में अंतर तो होगा। उसके बाद आपकी आ जाती है सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। तो सामाजिक समानता से हमारा मतलब है कि समाज में सब व्यक्ति समान होने चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, भेद, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और जाति व्यवस्था को भी समाप्त किया जाना चाहिए। यदि जाति व्यवस्था रहेगी तो समाज में समानता नहीं आ सकती। कुलीन वंश के लोग और साधारण प्रजाजन में बहुत भेदभाव किया जाता है, तो इसे भी समाप्त किया जाना चाहिए। आप देखोगे कि अमेरिका में भी काले गोरे का भेद बहुत था। मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़े गांधीवादी विचारक हैं, मार्टिन लूथर किंग। तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो इतना डेवलप्ड है, उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। तो अमेरिका में जो काले लोग हैं उनको अब नहीं है, अब तो वहां पे अपने उनके राष्ट्रपति भी बने थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उनकी पत्नी का तो नाम याद है, मिचेल। तो इसलिए, और अपना ये जो दक्षिण अफ्रीका वगैरह है वहां पे भी बहुत भेदभाव है। अंग्रेज हमसे क्या करते थे? भेदभाव ही तो करते थे काले गोरे का। हमें अपने पास नहीं बैठने देते थे वो।
सब समाप्त होना चाहिए। अब फिर हम आ जाते हैं किस पे, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता सबसे महत्वपूर्ण समानता यही होती है। यदि ये है तो हम सारी स्वतंत्रता, सारी समानताएं, सबका उपभोग कर सकते हैं। और यदि आर्थिक समानता नहीं है तो बाकी सारे की सारी क्या है, व्यर्थ, क्योंकि हम किसी का भी उपभोग नहीं कर सकते। तो आर्थिक समानता के अभाव में नागरिक, राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक समानताएं सब क्या होती हैं, अर्थहीन। अब आर्थिक समानता क्या है? कुछ लोग, अभी जो अनसुईया ने पूछा था, हाँ, आर्थिक समानता, तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं, लेकिन फिर चूंकि अब ये पॉइंट आया है तो फिर समझाएंगे। तो आर्थिक समानता के लिए कुछ अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ कहते हैं कि आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो, आर्थिक साधनों का समान वितरण हो। कुछ कहते हैं कि वही जो बात हमने आपको बताई कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सबकी पूरी होती हो। मूलभूत आवश्यकताएं, हम सबका समान वेतन नहीं कर सकते, क्योंकि हर नौकरी की अपना तरीका है, उसके लिए व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग है। अब एक सफाई कर्मचारी के लिए जरूरी नहीं है कि उसको गणित में बहुत होशियार होना चाहिए, जरूरी नहीं है, उसमें शारीरिक बल होना चाहिए। लेकिन एक इंजीनियर आदमी जो बन रहा है या कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन रहा है तो उसको तो मैथमेटिक्स में होशियार होना ही चाहिए। अब मैथमेटिक्स में होशियार होना और शारीरिक रूप से मजबूत होना, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। गणित बहुत क्या है, कठिन विषय है। न्यूटन ने वो सिद्धांत बताया था कि आप किसी चीज को ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे आके पड़ेगी। क्यों? क्योंकि धरती में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। धरती हर चीज को अपनी तरफ पृथ्वी खींचती है। फिजिक्स का प्रोफेसर होने के लिए बहुत दिमाग चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो हम ये कहते हैं कि भाई इतनी मेहनत करता है, जिसका इतना कुशाग्र दिमाग है, तो उसको हम एक सफाई कर्मचारी के बराबर तो कैसे आंक सकते हैं? तो रोजगार की समानता हो सकती है, लेकिन योग्यता के अनुसार, और जो उसको पगार भी मिलेगी वो किसके अनुसार मिलेगी, काम के
अनुसार। तो इसलिए कहा जाता है कि सब लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। धन का समान वितरण हो। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि क्या सबकी तनख्वाह बराबर कर दें क्या? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। द वर्क ऑफ नेचर, द कल्चर ऑफ वर्क इज डिफरेंट, द कल्चर ऑफ वर्क इज डिफरेंट। तो इसलिए ये तो नहीं संभव है कि तनख्वाहें बराबर हो जाएंगी, लेकिन हाँ ये है कि धन का जो वितरण है उसमें असमानता को कम किया जाए। धन का समान वितरण हो तो प्रैक्टिकली जो उसको कहेंगे वो ये कहेंगे कि धन के वितरण में असमानता को कम किया जाए। इसके अलावा पूंजीवादी व्यवस्था हमने आपको बता ही दिया था कि अमेरिका में पूंजीवाद है, रूस में, चाइना में साम्यवाद है, भारत में न पूंजीवाद है न साम्यवाद है। हम समाजवाद की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम समाजवाद ला पाएंगे क्या? हाँ, लेकिन यह है कि देखो सरकारों की कोशिश है, अब पूंजीपतियों का समर्थन भी सरकारों को करना पड़ता है देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस इक्वलिटी। मेरा जो तजुर्बा कहता है, पढ़ाने का तजुर्बा, मुझे 34 साल का हो गया, तो मेरा जो तजुर्बा और दुनियादारी का तजुर्बा तो बहुत हो गया, तो हमारा जो तजुर्बा अनुभव कहता है कि हम समानता कम हो सकती है। समानता, पूर्ण समानता को लाना तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर यदि 2 बच्चों की शादी कर दी तो उधार तो लेना ही पड़ता है लोग। ये जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, सबसे ज्यादा मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित ही वही है, मिडिल क्लास, जिसमें आप और हम आते हैं। क्यों? क्योंकि ए ने जो किया तो वो विजय को भी करना पड़ेगा, और वो अनुसुईया को भी करना पड़ेगा। जो ए ने किया वो जड़ को भी करना पड़ेगा। अब ए के पास तो पैसा बहुत था, लेकिन ए भी किसमें है? मिडिल क्लास। ए भी क्या है? मिडिल क्लास। और विजय भी क्या है? मिडिल क्लास। जेड भी क्या है? मिडिल क्लास। हमें क्या होता है कि यदि हमारे किसी बराबरी ने ऐसा किया है तो हमें भी उतना तो करना ही होगा। और मैं आपको सही बता रही हूं कि मध्यम श्रेणी के लोग विवाह भी जब करते हैं, 2 बच्चों की शादी कर दी, उन्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। ये फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है। ये क्या जीवन है? हम इसको कौन सी समानता मानते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारत में रहते ही, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अक्सर वो विदेशों में ही रहते हैं। वहां की, क्योंकि वहां की जो भौतिक जीवन है वो बहुत अच्छा है, वहां भौतिक संसाधन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। दे डोंट लिव इन इंडिया, सिटीजन इंडिया के हैं, तो यहाँ 2-4 महीने के लिए आ जाते हैं, फिर 6 महीने के लिए वहां चले जाते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका जीवन ही पूरा आर्थिक संघर्ष में बीतता है।
ये कहानी तो किसकी है? मिडिल क्लास की। तो अब आप ये सोचो कि और जो मिडिल से जो लोअर क्लास है उनका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि धन का विकेंद्रीकरण हो। आर्थिक समानता को प्राप्त करने के लिए मैं जो कहती हूँ वो ये है कि पूंजीवाद समाप्त हो। वही बात, वर्ग व्यवस्था समाप्त करो, समाजवाद की स्थापना करो, धन का अधिकतम शब्द का प्रयोग करती हूं मैं, अधिकतम समान वितरण हो, धन का अधिकतम समान वितरण हो। और मेन बात है कि सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हो। तो यदि सबको 2 टाइम की रोटी, पहनने को पर्याप्त वस्त्र, रहने को एक अच्छा सा मकान ठीक ठाक, जहां सर्दी गर्मी बरसात से बचाव हो सके, यदि इतनी भी और बच्चों की शिक्षा ढंग से हो जाए, इतना भी सरकार कर ले तो उसको ये माना जाएगा कि हाँ, आर्थिक समानता लगभग थोड़ी प्राप्त की गई है, 25%। बाकी पूर्ण आर्थिक समानता संभव नहीं है। और राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति को, जिसके पास राजनीतिक शक्ति है उसके पास आर्थिक शक्ति अपने आप ही आ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता भी क्या है? व्यर्थ। तो आज आपका समानता की परिभाषा, समानता का अर्थ और समानता के प्रकार समाप्त हुए, और कल हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी जाना नहीं।